नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक भाग विराम चिन्ह। विराम का तात्पर्य है रुकना। बिना रुके अगर हम चलते जाएं तो वह सड़क के नियमों का उल्लंघन होगा। उसी प्रकार से बात करते समय अगर बिना रुके हम बात करें तो अपने भावों की अभिव्यक्ति को हम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। इस उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे से अल्पविराम का स्थान ही बदल जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, यानी उसे रोको मत जाने दो। और दूसरा, अगर अल्पविराम हम उसे रोको, अल्पविराम मत जाने दो, यानी उसे रोक लो, मत जाने दो। पहले वाक्य में हमने अल्पविराम लगाया था अलग स्थान पर, तो उसे रोकने के लिए मना किया, जाने दो कहा था। और दूसरे वाक्य में जब हमने अल्पविराम लगाया है तो उसे रोकने के लिए कहा गया है और उसे मत जाने दो कहा। उसी प्रकार इसीलिए इस वाक्य से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने मात्र से भाव किस प्रकार से बदल जाते हैं, चाहे वह दुख के हो, सुख के हो, घृणा के हो, किसी प्रकार के भी भाव हो, प्रश्न के हो, हर भाव को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक है। अगर विराम चिन्ह नहीं लगाए, सही स्थान पर नहीं लगाए, तो भाव प्रकट नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। राम बोला, अच्छा। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया। उस विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा एक अच्छा शब्द से पूरे उसके भाव व्यक्त हो गए, सारे भाव पूर्णतः प्रकट हो गए। इसलिए कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में इन चिन्हों की सहायता से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से कर सकते हैं। यानी ये चिन्ह हमारे लिए कितने सहायक हैं। हम अपनी भाषा में अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। और ये विराम चिन्ह का प्रयोग न करने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे हमने शुरू में उदाहरण में देखा कि किस तरीके से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक विराम चिन्ह की गलती से पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए हमें विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। विराम चिन्ह के अभाव में वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। उसका अभाव होगा तो वाक्य समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर आयुष आया है, पूर्ण विराम, आयुष आया है, प्रश्न चिन्ह, आयुष आया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य समान है, वाक्य एक ही है, पर वाक्यों में चिन्ह अलग अलग लगाए गए हैं। पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और इनके प्रयोग से वाक्य का आशय ही बदल जाता है। इसीलिए हम हिंदी भाषा के कुछ विराम चिन्ह देखेंगे जिससे हमारी भाषा सही लिखने में, सही भाव व्यक्त करने में हमें आसानी होगी। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम उसके नाम में ही उसका अर्थ आ जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात भाव या विचार के पूर्णता पर वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंत में विराम चिन्ह जो एक सीधी डंडी होती है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश घर जाता है, छोटा सा वाक्य है, उसको हमने पूर्ण विराम लिखा है। अब एक बड़ा वाक्य देखेंगे, आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, उसके बाद पूर्ण विराम। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, पूर्ण विराम अंत में उस वाक्य की समाप्ति पर आता है। उसके बाद अगला विराम है अल्प विराम। अल्प विराम इच्छित भाव को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम की अपेक्षाकृत 1/4 समय के लिए रुकने पड़ता है। जितना समय हम पूर्ण विराम में लेते हैं उससे 1/4 समय इस अल्प विराम के लिए लगता है। समान स्तर के 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे रमेश, अजीत, संजय, इनके बीच में अल्प विराम है। मैदान में खेल रहे हैं, इन सभी नामों के जो समान स्तर के हैं उनके बीच में अल्प विराम लगाएंगे। उसी प्रकार से संबोधन के बाद
जैसे किसी को पुकारा जाना है, कोई दूर है, कोई पास है। जैसे आयुष, तुम इधर आओ। आयुष के बाद अल्प विराम, उसे पुकारा है। उद्धरण चिन्ह से पहले उद्धरण चिन्ह, जैसे उदाहरण के लिए पत्र में, अभिव्यक्ति में, समापन में, पता लिखते समय, तारीख लिखते समय, इन सभी पत्रों में भी हम इस प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम यानी पूर्ण विराम में जितना समय लगता है, पूर्ण विराम में जितना समय लगता है उससे आधे समय के लिए हम इस अल्प विराम में रुकते हैं। ये मैं आपका पैसा चुका दूंगा, अर्धविराम, निश्चिंत रहिए। उसके प्रयोग कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के उपनामों के बीच में योजक चिन्ह होता है और वहां पर हम इस अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वह देर से उठा, अल्पविराम, उसने नाश्ता किया, अल्पविराम, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। इस प्रकार से उनको हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है। प्रश्न सूचक चिन्ह, विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है चिन्ह, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यानी आश्चर्य के लिए, भय के लिए, घृणा के लिए, शोक के लिए, इन सभी भावों के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा ये सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, यानी अरे, अरे के बाद विस्मय का भाव, विस्मय चिन्ह लगाया है, तुम यहाँ कैसे, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, इसमें कि कितना सुंदर दृश्य है, इससे हम विस्मय का भाव प्रकट कर रहे हैं। अरे भारत हार गया, इसमें हम दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से कई भाव इसमें प्रकट हो रहे हैं। संबोधन शब्द के बाद भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उपस्थित महापुरुषों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बड़े हर्ष का विषय है कि आपने यह कार्य किया। यानी उस महापुरुषों के बाद, यानी उपस्थित महापुरुषों के बाद हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया है और उस वाक्य को बाद में पूरा किया है। इस प्रकार से कई स्थानों पर विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है। इसमें मान लो किसी को बुलाना हो, अरे राजन यहाँ आओ, वहां पर हमने पहले अल्पविराम का प्रयोग किया था। लेकिन अगर विस्मय दूर है कोई और दूर से बुलाना है, अरे राजन, तो उस समय हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इधर आओ, अगर सामान्य रूप में वाक्य है कि कवि इधर आओ, लेकिन अगर उसे हम क्रोध से पुकार रहे, कवि इधर आओ, तो उस समय कवि के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अरे बच्चों तुम इधर क्या कर रहे हो, अरे बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम इधर क्या कर रहे हो, यानी दूर है और उनको इस प्रकार से दूर से हम बुला रहे हैं, इसलिए उन्हें हमने अरे बच्चों कहा। इस प्रकार से आज हम कहां पर किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और इनके प्रयोग से किस प्रकार हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और आज हमने देखा कि विराम अर्थात रुकना, अगर हम सही स्थान पर रुकेंगे तो अपने भाव को अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगर हम सही स्थान पर नहीं रुकेंगे, बिना रुके बोलते जाएंगे, गलत स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से गलत स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से हमारे भाव ही पूरी तरह उस वाक्य के भाव बदल जाते हैं और इसीलिए विराम चिन्ह सही स्थान पर प्रयोग करने चाहिए। आज हमने जो विराम चिन्हों का चिन्ह पढ़े हैं उन पर आधारित आपको कार्य पत्रिका दी जाएगी, जो आपको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में दी जाएगी, जिसे आपको हल करना है। अगले वीडियो में हम फिर से डीजी शाला में मिलेंगे और तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।